हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। प्रत्यावर्ती धारा हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि यदि किसी भी सर्किट में आर केवल लगा हो तो ईएमएफ और धारा के बीच में जीरो का कालांतर रहता है, यानी दोनों साथ साथ चलते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस या कालांतर नहीं होता। लेकिन यदि प्रेरकत्व हो, प्योर शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, तो विभवांतर या विद्युत वाहक बल और धारा के बीच में -π/2 का कालांतर रहता है। अर्थात विद्युत वाहक बल आगे आगे रहता है, पहले रहता है, और धारा पीछे रहती है। जब विद्युत वाहक बल अधिकतम से घटते घटते जब जीरो हो जाएगा तो धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। जब कैपेसिटेंस लगा हो, प्योर कैपेसिटेंस, तो उस समय जो विद्युत वाहक बल है उससे धारा π/2 आगे चलती है। तो इस प्रकार से 90 डिग्री से इसमें पीछे, 90 डिग्री से इसमें आगे, और शुद्ध प्रतिरोध अगर हो तो उसमें दोनों साथ साथ चलते हैं। अब जो प्रत्यावर्ती धारा परपथ है उसमें कई प्रकार के परपथ हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये तीनों परपथ लगे हुए हों, एल हो, सी हो, आर हो। एक हमारे पास एलसीआर परपथ है। अब इस एलसीआर परपथ में एल भी लगा होगा, सी भी है और आर भी है। ये तीनों प्रकार के तत्व इसमें लगे हुए हैं और हमारी एसी लगी हुई है। ये एसी है, E = E0 sin ωt। ये एसी है जिसमें लगी हुई है। ये तीनों प्रकार के हमारे तत्व हैं। इंडक्टर लगा, कैपेसिटर लगा और रेजिस्टेंस लगा। हमने आपको बताया कि ये तीनों भी एसी में प्रभावशाली प्रतिरोध लगाते हैं, यानी ये भी धारा के रास्ते में अवरोध पैदा करते हैं। ये कैपेसिटर भी धारा के रास्ते में अवरोध प्रकट करता है, और ये तो प्रकट करता ही है। ये तो एसी और डीसी में दोनों में काम करता है। लेकिन ये दोनों तत्व ऐसे हैं जो केवल एसी में काम करते हैं और डीसी में काम नहीं करते। डीसी में सिंपल तार की तरह काम करेगा क्योंकि ये साधारण तार है। ये इसमें धारा डीसी बहेगी ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। लेकिन एसी में ये और ये दोनों भी धारा प्रवाहित करते हैं और दोनों जो अवरोध लगाते हैं धारा के रास्ते में। जो इसके कारण धारा के रास्ते में अवरोध आता है, हमने आपको बताया कि इसको हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, यक्स यल से दिखाते हैं। जो इसके कारण से रास्ते में अवरोध आता है उसको यक्सी कहते हैं, और जो इसके कारण से आता है उसको हम आर कहते हैं। तो एक्सएल है, एक्सी है, ये आर है। एक्सएल को हम कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। इसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। प्रतिरोध भी है, इसका मात्रक भी ओम रहता है। इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको रिएक्टेंस कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो बराबर होता है ओमेगा एल, जहां ये सेल्फ इंडक्टेंस है और ओमेगा ये कोणीय जो है आवृत्ति है, या जिसको कह सकते हैं कि कोणीय वेग है। ओमेगा बराबर होता है 2πf। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2πf, एफ यानी फ्रिक्वेंसी और इंटू एल। यहाँ पर ये आवृत्ति है, तो इसको ओमेगा का मान हम 2πf भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार का जो एसी में अवरोध है उसे हम एक्स सी से प्रकट करते हैं।
एक्सी, इसे कहते हैं धारतीय प्रतिघात। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका मान इसी प्रकार से बराबर होता है 1/ओमेगा c, या इसको कह सकते हैं 1/2πfc। याद रखेंगे इसका जो यूनिट है ओम है, इसका भी ओम है, और आर को हम कहते हैं प्रतिरोध। ये प्रतिरोध है, इसको भी ओम से प्रकट करते हैं, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। हमने को बताया कि 3 प्रकार के ये जो हमारे अवरोध हैं एसी में, ये तीनों अवरोध एक साथ काम नहीं करते। जिस तरह से धारा आगे पीछे होती है उसी तरह से ये भी एक दूसरे से आगे या पीछे रहते हैं। जो प्रेरकीय प्रतिघात है वो प्रतिरोध से 90 डिग्री पीछे रहता है, जो धारतीय प्रतिघात है वो प्रतिरोध से 90 डिग्री आगे रहता है, क्योंकि धारा 90 डिग्री आगे रहती है। तो इसको यदि हम दिखाएं तो इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं कि अगर ये आर है तो 90 डिग्री पीछे है हमारा एक्सियल। ये हमारा एक्सियल है जो इससे 90 डिग्री पीछे है, और इसी प्रकार से आर से एक्सी 90 डिग्री आगे रहता है। ये है आपका एक्सी और ये 90 डिग्री आगे है। इस तरह से ये होते। अब चूंकि धारा तो एक साथ बहती है सब में, इसलिए ये इनका परिणामी इस पर काम करेगा, एक साथ काम करेगा। इन तीनों का अलग अलग जो तत्व हैं इनमें तो ये अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनका परिणामी इस परपथ में काम करता है। उस परिणामी को हम कहते हैं इम्पीडेंस। इन तीनों जो अवरोध हैं, जो तीनों हमारे ये बाधाएं हैं एसी के मार्ग में, एक्सी, एक्सीएल और आर, इन तीनों का जो परिणामी आता है उसे हम प्रति बाधा कहते हैं, एसी की प्रतिबाधा यानी टोटल अवरोध। अब इसकी प्रतिबाधा निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए कोई भी इसमें से अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो एक्सी का मान ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो तो एक्सएल का मान ज़्यादा होगा। हम मान लेते हैं कि यही ज़्यादा है तो हम इसमें से घटा दें। अगर इसमें से हम इसको घटा देते हैं तो ये आपका बचा, ये इतना हिस्सा इसका घटा दिया हमने एक्सएल, तो ये आपका बच गया एक्सी माइनस एक्सीएल। एक्सी माइनस एक्सएल ये इतना हिस्सा हुआ, ये हिस्सा इतना आर है, और इसीलिए इनको चूँकि हमने एंगल में दिखाया है, वेक्टर के रूप में प्रदर्शित किया है, इसलिए इसका जो परिणामी आएगा यही परिणामी होगा। इसे हम कहते हैं जेड। ये जेड है इम्पीडेंस। अब ध्यान से आप देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये है आपका जो दिखाई पड़ता है, यह है आपका एक्सी माइनस एक्सीएल है, और इसलिए जेड की वैल्यू निकाल आएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। इसीलिए इम्पीडेंस जेड आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर।
इसमें एक्सएल बड़ा हो या एक्ससी बड़ा हो, स्क्वायर है तो कोई भी बड़ा होगा उसका मान पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी। इसे हम कहते हैं इम्पीडेंस। अब ये जो इम्पीडेंस है ये इसमें इन तीनों का प्रभाव है, तीनों का, और इसलिए इसमें जो धारा बहेगी वो कितनी होगी, और इसलिए धारा, इस परपथ में बहने वाली धारा अगर I0 का मान निकालते हैं तो I0 बराबर E0 अपान जेड। अब E0 अपान जेड I0 का मान होगा, और यदि इसकी स्टेडी करंट को हम निकालना चाहते हैं, इसकी हम इंस्टेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये आपकी I इक्वल टू I0 यानी E0 अपान जेड साइन ओमेगा टी। चूंकि यदि इसमें एक्स एल एक्स सी और आर तीनों हैं तो धारा और EMF दोनों एक कला में नहीं होंगे। एक कला में होने के लिए प्योर आर होना चाहिए, तो कोई ना कोई तो कलांतर होगा। अब वो चाहे इसका प्रभाव ज़्यादा होगा तो धारा पीछे रहेगी, इसका प्रभाव ज़्यादा होगा धारा आगे रहेगी। तो अगर दोनों का प्रभाव बराबर होगा तो फिर धारा ना आगे रहेगी ना पीछे रहेगी, रेजिस्टेंस के हिसाब से चलेगी। तो यहाँ पर किसका प्रभाव आगे है किसका प्रभाव पीछे है तो पता नहीं, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये बराबर हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर फाई यही एंगल है, इसे हम कहते हैं फाई। ये जो कला है, ये हमारा जो ये बना हुआ है चित्र, इसी से हम इस फाई की मान की भी हम गणना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर tan फाई अब चित्र से अगर देखें तो tan फाई बराबर दिस साइड अपान दिस साइड, दैट इज एक्स सी माइनस एक्स एल अपान आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फेज एंगल। ये ऊपर की जो वैल्यू है ये हम जानते हैं, ये परिणामी प्रतिघात है और ये प्रतिरोध है। हम कह सकते हैं कि tan फाई इक्वल टू प्रतिघात अपान प्रतिरोध। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर हमने बताया कि ये हमारा LCR सर्किट है, इसमें L भी था, C भी था और R भी था। यदि मान लीजिए इसमें केवल X L और R हो, C ना हो, तो यदि केवल XL और R होगा तो उसमें जो हमारा जो Z होगा उस Z की वैल्यू भी बदल जाएगी। इस स्थिति में Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, चूँकि XL है XC नहीं है इसलिए हो जाएगा XL स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा यल का स्क्वायर। XL बराबर ओमेगा यल या 2πfl जो भी है उस तरह लिख सकते हैं। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इसके अंदर जो बहने वाली धारा है और जो इसके अंदर बहने वाली धारा होगी उस धारा का मान भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। करंट या धारा I इक्वल टू I0 बराबर E0 अपान जेड
साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको हम कह सकते हैं ये 0 अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, या ओमेगा एल का स्क्वायर वो भी लिख सकते हैं आप, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां फाई इक्वल टू एक्स सी नहीं है, एक्स एल है, लेकिन ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि ये पता नहीं है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, निगेटिव नहीं रहेगा क्योंकि इसका सूत्र है प्रतिघात अपान प्रतिरोध, तो बराबर हो गया आपका एक्स एल माने ओमेगा एल अपान आर, tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल अपान आर। इसी तरह से यदि हमारे पास दूसरा परपथ हो जिसके अंदर ये कैपेसिटेंस लगा हो, आर लगा हो, एक कैपेसिटेंस लगा है, ये आर लगा है और यहाँ पर एसी लगा है, तो यहाँ पर जो प्लेट के प्रतिघात होगा वो यल नहीं होगा, केवल एक्सी होगा, ये हो गया 1 अपान ओमेगा सी, और इसलिए जेड का मान यहाँ बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसलिए करंट आई इक्वल टू ई जीरो अपान अंडर रूट जेड, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव इक्वल टू जहां पर ये tan फाई का मान बराबर प्रतिघात यानी एक्सी है यहाँ पर, इसलिए एक्सी रहेगा, एक्सी अपान आर, और एक्सी का मान है 1 अपान ओमेगा सी, इसलिए हो जाएगा 1 अपान ओमेगा सी आर। ये तो हो गया कि यदि हमारे पास इस तरह के सर्किट्स हैं, इस तरह के परिपथ हैं हमारे एसी में, जिसमें ये तीनों तत्व नहीं हैं, कहीं दो हैं, कोई एल और आर है या सी और आर है। अब हमें देखते हैं कि किसी भी परिपथ में एल सी आर परिपथ है उसमें कितनी पावर जो है वो व्यय होगी, किसी परिपथ द्वारा व्यय पावर पावर इन एसी सर्किट, हमने पावर जो निकाली वो पूरी सर्किट के लिए निकाल ली। मान लिया उसमें एल सी आर परिपथ है, सभी एलिमेंट हैं उसमें, कोई एक नहीं है, एल भी है, सी भी है, आर भी है, कुछ भी है उसमें, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो चूंकि डीसी में जो पावर होती है वो बराबर होती है V इंटू आई, V इंटू आई, लेकिन एसी में ना तो V फिक्स है ना आई फिक्स है, इनकी वैल्यू बदल रही है। जब V और I या E और I इनकी वैल्यू बदलती है, इनका मान बदल रहा है, तो फिर हम इसका मीन वैल्यू निकालते हैं या एवरेज वैल्यू निकालते हैं। और इसीलिए डीसी में जो पावर है, डीसी में पावर या शक्ति का ह्रास जो हो रहा है किसी परिपथ में, शक्ति P ये बराबर होता है V इंटू आई या कहिए E इंटू आई, जो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एसी में
हम एवरेज निकालते हैं, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज है वो भी बदल रहा है और जो हमारी करंट है वो भी बदल रही है, दोनों के मान चेंज हो रहे हैं, इसलिए हमको इसमें एवरेज पावर की ही जरूरत है। तो हम एवरेज पावर निकालते हैं। एसी में औसत शक्ति, एसी में औसत शक्ति पी एवरेज, ये बराबर हो जाएगा ई आई डी टी 0 से t अपान टी। मैंने ई को आई को मल्टीप्लाई किया, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए इनका मान निकाल करके हमने एक पूरे चक्र के लिए इसकी वैल्यू निकाली और पूरे समय से, एक चक्र के पूरे समय से भाग दे दिया, तो इसका औसत पावर आ गई। पावर बराबर होती है कुल वर्क बटा समय अंतराल। तो पूरे एक चक्र में कितना काम हुआ और उसको हमने टी से भाग दे दिया, तो शक्ति आ गई, पावर आ गई। ये बराबर होगा 0 से लेकर टी तक। ई की वैल्यू बराबर E0 साइन ओमेगा टी और y की I0 साइन ओमेगा टी। ये नहीं पता है कि इसमें कला कितनी है, क्योंकि जो हमने परपथ ली है वो परपथ यल सी आर लिया है। यल सी आर परिपथ, उसमें यल भी है, सी भी है, आर भी है, तीनों लगे हुए हैं। तो कलांतर होगा 90 डिग्री का, एग्जैक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि यल होता शुद्ध या शुद्ध कैपेसिटेंस होता तो 90 रहता। अगर यल भी है, सी भी है, आर भी है, तो 90 और 0 के बीच का कोई भी कोण होगा। तो करंट जो है इस अपने विद्युत वाहक बल से इतने कोण से या तो आगे या पीछे चल रही है, तो इसका मान निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इंटू डी टी। ये बराबर हुआ 1/2t 0 E0 I0। ये कांस्टेंट राशियां हैं, इनको हमने बाहर निकाला। 2 से नीचे गुणा किया और 2 से ऊपर गुणा किया। 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। ये 0 से t तक इसको हमने समाकलन किया। अब ये आपकी वैल्यू आ जाएगी E0 I0 अपान 2t। इसका समाकलन करने के लिए 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमें जानते हैं 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। तो पहले इन दोनों का अंतर और फिर माइनस करके इन दोनों का योग, इन दोनों वैसे ही है, ए साइन बी। तो ये बराबर हो जाएगा कास ए माइनस बी। इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, बचेगा फाई, बचेगा माइनस फाई, लेकिन कास माइनस फाई बराबर कास फाई, इसलिए यहाँ आपका बचेगा कास फाई। उसके बाद माइनस कास, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2 ओमेगा टी
प्लस फाई डी टी। दिस इज इक्वल टू E0 I0 अपान 2t कास फाई। फाई चूंकि फेस एंगल है, कास फाई से कांस्टेंट क्वांटिटी, यह स्थिर राशि है, स्थिरांक है। यहाँ पर dt है, इसके साथ ये dt है, इसलिए dt का हो जाएगा t, कास फाई तो अपनी जगह रहेगी। तो यहाँ पर आएगा कास फाई इंटू टी, इसका मान 0 से t तक जाएगा। फिर उसके बाद है माइनस, इसका करेंगे तो कास का होगा साइन, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाई अपान 2 ओमेगा, और इसकी वैल्यू 0 से लेकर t तक के बीच होगी। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। P और H, E0 I0 अपान 2t। यहाँ पर कास फाई अपनी जगह रहेगा, एक बार इसकी जगह t रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ केवल t बचेगा। तो यहाँ पर कास फाई इंटू टी बचेगा t माइनस 0, लेकिन 0 का कोई महत्व नहीं रहा। अब उसके बाद आता है यहाँ माइनस, एक बार इसकी जगह हम t रखेंगे। ध्यान रखें, हमने यहाँ पर जहाँ पर वैल्यू है t, इसकी जगह एक बार t रखेंगे। जब इसकी जगह t रखेंगे तो 2 ओमेगा टी की जगह हमने t रखा। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी इंटू टी, टी से टी कट गया, ये आ गया 4 पाई, राइट। 2 ओमेगा टी, टी की वैल्यू रखा, टी को हमने रहने दिया, ओमेगा की वैल्यू रख दी, ये आया इतना, ये बराबर आया 4 पाई। तो जब इसके जगह हमने t रखा तो हो गया 4 पाई, और साइन 4 पाई प्लस फाई, साइन 4 पाई प्लस फाई बराबर साइन फाई। साइन 4 पाई प्लस फाई बराबर साइन फाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन फाई। ये आ गई साइन फाई बटा 2 ओमेगा। उसके बाद t के जगह 0 रखेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, फिर ये रह जाएगा साइन फाई माइनस साइन फाई बराबर 2 ओमेगा। P और H बराबर E0 I0 अपान 2t। ये वैल्यू तो खत्म हो गई, 0 हो गई, आपके पास केवल इतना बचा t कास फाई। 2 को हम 2 भाग में तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा E0 अपान √2 I0 अपान √2 कास फाई। ये जानते हैं E0 अपान √2 ये हमारे EMF का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल मान है, यह धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, इसलिए
जो एसी में डिसिपेटेड होगी पावर, जो ऊर्जा खर्च होगी किसी भी परपथ में, उसका मान बराबर होगा ERMS IRMS cos phi। इतने वाट ऊर्जा खर्च होगी एसी में, ERMS IRMS cos phi। जहां cos phi एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो phi पर निर्भर करता है, इसे कहते हैं पावर फैक्टर। cos phi इक्वल टू शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, इसके कारण ही शक्ति का मान बदलता है। पावर फैक्टर, इसे पावर फैक्टर कहते हैं। और इस शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? पीछे जो हम लोगों ने चित्र बनाया था वहाँ हम लोगों ने इस तरह से बनाया था, ये XC था, ये XC था, यहाँ पर नीचे XL था, ये यहाँ R था, और ये XC माइनस XL था। तो ये यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये हो गया आपका XC माइनस XL, और यह है R, यह है फाई। इसलिए cos phi इक्वल टू R अपान Z, ये आपका Z है। इसलिए cos phi बराबर R अपान Z, यानी R अपान अंडर रूट R स्क्वायर और XL या XC माइनस XL का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर और शक्ति गुणांक। अब यहां पर जिस हिसाब से किसी भी एसी परपथ में एलिमेंट्स बदलते रहते हैं, और शुद्ध प्रेरकत्व है कि उसमें कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, कितनी उनकी वैल्यू है, उसके आधार पर ही ये हमारा पावर बदलती रहती है। अब यहां पर जो पावर है, अगर उसे हम शुद्ध प्रेरकत्व में लें, यदि शुद्ध प्रेरकत्व है तो इसमें पावर कितनी डिसिपेट होगी, कितनी इसमें शक्ति का लॉस होगा, कितनी शक्ति इसमें व्यय होगी, वो बराबर हो जाएगी ERMS IRMS cos π/2, यानी 0। अगर शुद्ध प्रेरकत्व है, मोटे तारों की बनी हुई कुंडली है जिसका प्रतिरोध नेग्लिजिबल है, नगण्य है, प्रतिरोध नगण्य हो, और उसमें आप एसी लगाएं तो उसके अंदर जो पावर लॉस होगी वो 0 होगी, cos 90 बराबर 0। और इसी प्रकार शुद्ध प्रतिरोध, अगर कोई प्रतिरोध लगा है वहाँ प्रेरकत्व और कैपेसिटेंस नहीं है, तो शुद्ध प्रतिरोध में एवरेज पावर ये बराबर हो जाएगी ERMS IRMS cos 0 बराबर ERMS इंटू IRMS। क्योंकि पावर फैक्टर का मान 1 हो जाएगा। धारा और विद्युत वाहक बल दोनों साथ साथ रहते हैं, एक ही कला में रहते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कालांतर नहीं है। अगर कैपेसिटेंस हो यानी शुद्ध धारिता हो, शुद्ध धारिता में एवरेज पावर कितनी होगी, तो इसके लिए भी ERMS IRMS cos π/2 इसके लिए भी होगा।
क्योंकि धारा विद्युत वाहक बल में इसमें भी 90 डिग्री का कालांतर रहता है, इसलिए इसमें भी एवरेज पावर 0 होगी। तो ये जो आपका प्रेरकत्व है और जो कैपेसिटेंस है, इसके अंदर अगर ये शुद्ध है, उसमें रेजिस्टेंसेस नहीं है, तो उसमें जो पावर लॉस होगी या पावर जो उसके अंदर डिसिपेट होगी, उस परिपथ के अंदर जो पावर या ऊर्जा खर्च होगी वो 0 होगी। यहाँ पर एक बात और समझ लें, इसी के आधार पर अगर हम एक मोटे तारों की शुद्ध मोटे तारों की कुंडली ले लें और उसमें एसी प्रवाहित करें, तो उसके अंदर चूंकि कोई भी वाटेज खर्च नहीं होता, कोई भी पावर का लॉस नहीं होता, इसलिए उस प्रेरकत्व के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा को हम वाटलेस करंट या वाटलेस धारा कहते हैं। वाटहीन धारा, वाटलेस करंट, वाटलेस करंट का ये मतलब नहीं हुआ कि वो करंट काम ही नहीं करती। करंट काम तो करती है, लेकिन जो उसका एवरेज पावर प्राप्त होता है वो हमें 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब कि कोई भी इंडक्टर है या कोई भी शुद्ध कैपेसिटेंस है, तो उसके अंदर जो पावर है वो 0 यानी हमको प्राप्त होगी, कोई भी पावर उसमें लॉस नहीं होगी, और इस प्रकार की धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। तो वाटहीन धारा क्या है? किसी भी शुद्ध प्रेरकत्व में धारा एवं विद्युत वाहक बल में π/2 यानी 90 अंश का कालांतर होता है। अतः इस परपथ में शक्ति गुणांक 0 होता है। शक्ति गुणांक 0 हो जाता है, cos π/2 बराबर 0, और इसलिए परिपथ में शक्ति की हानि नहीं होती। इससे वाटहीन धारा कहते हैं। इसे यानी इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। तो ये तो हो गया कि वाटहीन धारा है क्या। वाटहीन धारा या वाटलेस करंट। अब ये हुआ हमारी वाटहीन धारा या वाटलेस करंट। ये एसी की सबसे बड़ी विशेषता है कि एसी में अगर शुद्ध प्रेरकत्व का हम प्रयोग कर लें तो उसमें जो धारा बहती है वो वाटहीन धारा बहती है, और इसलिए उसमें हमारी शक्ति का ह्रास नहीं होता। इसलिए बहुत सी जगह हम इस वाटहीन धारा का इस्तेमाल करते हैं।
एसी में धारा को नियंत्रित करने के लिए बजाय रेजिस्टेंस का प्रयोग करने के हम शुद्ध इंडक्टर का प्रयोग कर लेते हैं, हम शुद्ध प्रेरकत्व का प्रयोग कर लेते हैं। और शुद्ध प्रेरकत्व से प्रेरकीय प्रतिघात धारा को तो नियंत्रित कर देगा, लेकिन उस प्रेरकत्व के अंदर कोई भी शक्ति की हानि नहीं होगी, शक्ति हमारी सुरक्षित रहेगी, यानी उसमें वाटहीन धारा बहेगी। तो एसी में धारा को नियंत्रित भी कर लेते हैं और शक्ति की बचत भी हो जाती है। इसीलिए एसी में धारा को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वाटहीन धारा के आधार पर ही नियंत्रक बनाएं, यानी जो भी हम लें या शुद्ध प्रेरकत्व लें या इस तरह की कोई भी और हम रचना बना लें इसी आधार पर, और उससे हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हो।